अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड होपफुली हमें देख भी रहे होंगे। दिस इज सुबह से आगे और मेरा नाम है आयशा यूसुफ। Another hazy morning, this is इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि खैरियत से हैं, दिन अच्छे से स्टार्ट हुआ है और अगर अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ थोड़ा सा खिड़की खोलिए, पर्दा हटाइए, शायद मौसम आपका दिन अच्छा कर दे, क्योंकि कल से थोड़ा सा बेहतर है। रात इतने बादल थे, थोड़ा इतनी बादलों के अंदर थिकनेस थी, मुझे लगा कि शायद बारिश हो जाए। आज भी इस वक्त भी बड़े बादल हैं, वैसे तो बड़े बादल नजर आ रहे हैं। चंद सेकंड की हो जाए लेकिन नहीं हुआ, लेकिन वो उम्मीद अभी तक कायम है, चूंकि महकमा मौसमियात बहरहाल ये कह रहा है कि अगरचे के जनवरी खुश गुजर गया लेकिन शायद आखिरी दिनों में कुछ बूंदाबांदी हो ही जाए। लेकिन मौसम इंतहाई सुहाना है, आप इस मौसम को तो एंजॉय कर ही सकते हैं, क्योंकि मैंने तो एंजॉय कर लिया घर से यहाँ तक का सफर। और कराची की बात कर लें तो वहाँ पर सर्दी जो है वो और कम हो गई, वैसे तो होती बहुत कम है, मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट में आई भी नहीं है। अच्छा, सिंगल डिजिट में आई थी हाँ, 9 टेम्परेचर कुछ सेकंड्स के लिए आई होगी, एक आध दिन के लिए आई होगी। लेकिन कराची वाले हमेशा ये कहते हैं कि वहाँ पर तो सर्दी पड़ती नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में सर्दी जो है वो पड़ रही है। लेकिन महकमा मौसमियात जो है ना वो ये कह रहा है कि बारिश हो सकती है और उसके बाद सर्दी की लहर एक मरतबा फिर से आ सकती है। मैं तो इस उम्मीद पर जी रही हूँ। मैंने आपको अपडेट भी किया था कि कराची में मुझे इस दफा लगा कि अच्छी खासी सर्दी थी और हम उस सीजन में गए थे जब सर्दी का जो मेन चंक था वो गुजर चुका था, तो ठंड तो थी लेकिन अब कम ऑब्वियसली होनी ही है, इस्लामाबाद में हो रही है। तो आप मौसम के मुताबिक अपने शब व रोज़ को प्लान कर सकते हैं। वैसे भी फर्स्ट वीकेंड फरवरी का आने वाला है, ज़रा सैलरी वैलरी भी आ जाएगी तो मामलात अच्छे होंगे, तो आप एक वीकेंड तो अच्छा गुजार ही सकते हैं, पाकिस्तानी भी अच्छे से प्लान कर सकते हैं। हम आपके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लेने की और लाने की कोशिश करते रहते हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर इस वक्त एक खबर के साथ आ रही है और उन्होंने सरकारी स्कीम के लिए जो हतमी हज पैकेज है उसका ऐलान कर दिया है। जो लॉन्ग हज पैकेज है फाइनली उसमें 10,75,000 और शॉर्ट हज पैकेज 11,50,000 का होगा। ये सरकारी स्कीम जो है इसकी महदूद नशिस्तें बाकी अभी बाकी हैं, यानी कि अभी भी लोग अप्लाई कर सकते हैं नई दरख्वास्तें। अच्छा, 30 जनवरी तक की मजीद इसको एक्सटेंशन दे दी गई है और हज वाजबात जो उसकी तीसरी किस्त यकम ता 10 फरवरी वसूल की जाएगी, ताहम शॉर्ट हज की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। नाउ दिस इज समथिंग टू टॉक अबाउट कि अब भी 1 से 2 नहीं, तीसरी मरतबा अभी एक्सटेंशन दी गई है, लेकिन अभी भी जो है जगह बाकी है और कहा जा रहा है कि और भी लोग दरख्वास्तें दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है ना सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये एक वो चीज होती है जिसके लिए हर इंसान, हर मुसलमान जैसा ही जिंदगी तैयारी कोशिश जरूर करता है। दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो जाहिर बात है, एज यू सेड, परचेजिंग पावर लोगों की नहीं है, महंगाई ज्यादा है। एक हो सकता है इस मरतबा रुझान लोगों का कम हो, ये भी तो एक तासुर हो सकता है। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि इस फरीजे को अदा किया जाए और इस्लाम के अंदर बड़े हमारे जो अरकान है इस्लाम के उनमें से एक हज है। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आप फिर आप पे फ़र्ज़ है, और अगर तब आप नहीं करेंगे तो तब आप गुनाह का शिकार होंगे, गुनाह मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप ओबियसली इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए एक इस्लाम के अंदर कुशन मौजूद है। देखते क्या सूरत हाल बनती है, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहरहाल फिल वक्त मौजूद है। दूसरी जानिब हुकूमत मुसलसल ये दावे कर रही है कि मुल्क में महंगाई की कमी हुई है, महंगाई कम हो गई है। कल भी हमने देखा, बल्कि परसों स्टेट बैंक ने इसमें पॉलिसी को भी रिवाइज किया, लेकिन शहरी कुछ अलग सोच रहे हैं। शहरी जो है ना वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एतबार उनको नहीं है इन दावों पर। गैलप पाकिस्तान ने ये सर्वे किया और उनके मुताबिक 64% पाकिस्तानी जो हैं उनको महंगाई में हुकूमती दावों पर यकीन नहीं है। सिर्फ 22% कह रहे हैं कि बीइंग अ शहरी मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ना हमारी परचेजिंग पावर जो है ना वो बड़ी है। खामोशी का मतलब हाँ समझूंगा मैं, क्या खामोशी का मतलब हाँ समझ रहे। सर्वे जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मुल्क भर में 400 से ज्यादा अफराद से सवालात पूछे गए थे और हुकूमती मौके पर सबसे ज्यादा शक खवातीन ने किया है, जिनकी तादाद 69% है। अब ये भी कहा जा सकता है कि खवातीन जब ग्रोसरी करने जाती थी तो थोड़े पैसे बचा लेती थी, अब कम पैसे बचते होंगे। बहनों को यकीन करना चाहिए कि महंगाई कम हुई है। शहबाज साहब कहते हैं आपको मानना चाहिए। मर्दों में 60% कहते हैं कि हुकूमती दावों पर यकीन नहीं है। वैसे ओवरऑल महंगाई इटसेल्फ कम हुई है तो शायद ये कहना मुश्किल होगा डियर गवर्नमेंट, लेकिन महंगाई की बढ़ोतरी और उसमें इजाफा कम हुआ है, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही थी अब शायद वैसे नहीं बढ़ रही। लेकिन अगर आप ओवरऑल जहां पे चीजों को होना चाहिए हमारी परचेजिंग कैपेसिटी के मुताबिक, वहां पे आप कहें कि अगर हैं तो मैं सादे अल्फाज में कह सकते हैं कीमतें नीचे नहीं आई। रुपया बढ़ना बंद हो गई है, कम हो गई है, बढ़ना बंद हो गया, लेकिन कीमतें नीचे नहीं आई, जिसकी वजह से, क्योंकि तनख्वाहें तो वही है ना, जो जितना कमाता है उतना ही कमा रहा है, उससे ज्यादा तो वो नहीं कमा सकता। बहरहाल जी, आपके ड्रोन को कहां पर भेजा है आपने? आप हमारे बहुत क्रिटिकल एरिया में हम भेज रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको पता है जो ही ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ उठाया था उसके बाद कुछ बड़े कलीदी फैसले किए थे। उनमें से एक खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करना था, उसको खलीज अमेरिका कर दिया था उन्होंने, और अब गूगल मैप्स ने भी उनकी हाँ में लाई है
है। उन्होंने कहा ताबेदार सर, जैसे आप कहेंगे वैसे होगा, बिकॉज ऑल दीज मल्टी मिलियनियर्स वर स्टैंडिंग बिहाइंड ट्रंप। और अब गूगल मैप ने भी इसका नाम चेंज करके खलीज अमेरिका कर दिया है, जिसमें बहुत से लोगों को बहुत एतराज है। वो कहते हैं बाकायदा बयान सामने आया है गूगल मैप्स का, वो कह रहे हैं कि सरकारी ज़राए में नाम की तब्दीलियों का अपनी ऐप में इत्तलाक हमारी तवील मुद्दती पॉलिसी है। हमारा नक्शा सर्विस जो है ना, यानी कि गूगल मैप सर्विस, अब खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका और अलास्का के पहाड़ को दिनाली की जगह मिकेनले लिखी कि अभी जब भी मैंने खबर पढ़ी तो मैं चेक भी कर रही थी, इस वक्त जो ऐप हमारे पास है गूगल मैप्स की, उसके अंदर ये नहीं है, उसके अंदर अभी भी गल्फ ऑफ मैक्सिको ही आ रहा है। सो लेट्स सी ये तब्दीलियां जो है ना, पाकिस्तान में उन्होंने चेंज करना मुनासिब नहीं समझा, सिर्फ अमेरिकन के लिए किया, बिकॉज़ वोट्स अमेरिकन ने देने हैं। सो ट्रंप के जितने दावे हैं, खैर ये तब्दीलियां अमेरिका का जोग्राफियाई नामों का निजाम अपडेट होने के बाद नाफिज की जाएंगी। दैट्स व्हाट गूगल सेड। अमेरिकी सार्फिन सिर्फ अब नए नाम देखेंगे, लेकिन दूसरे ममालिक के सार्फिन यानी कि हम वो दोनों नाम देख सकेंगे एज आयशा सेड। तो इन्होंने चेक भी कर लिया, अच्छा है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा है, उन्होंने 2015 में अलास्का के पहाड़ का नाम चेंज किया था। मिकिनले नाम मनसूख करने के बाद मकामी लोगों के जेर इस्तेमाल नाम दिनाली राइज कर दिया था। इस पहाड़ का साबिका नाम साबिक अमरीकी सदर विलियम मिकिनले के नाम पर रखा गया था, उनके नाम पर था। सो ये तब्दीलियां आई डोंट नो, लेकिन एक वोटर जो ट्रंप का वोटर है उसको तो कॉन्फ्रेंस देंगी, लेकिन शायद लोगों को थोड़ा परेशान करेंगी। तो ट्रंप के वोटर लोग नहीं है, जो बाकी लोग हैं आई डोंट नो, लेकिन मेजॉरिटी इस वक्त ट्रंप के पास है। एक मरतबा फिर से वो सदर बन गए हैं और जो उन्होंने अपनी कैंपेन्स के अंदर ऐलानात किए थे उसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग जो उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो देखना चाहते थे। तो वो अपने वादे जो हैं बहरहाल वो पूरे कर रहे हैं। वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो हो रहा है। लेकिन अल्लाह करे ये वादे सही हो। पाकिस्तान के हवाले से कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, थोड़ा सा पाकिस्तान को हार्ड टाइम मिल रहा है ऐसे लगता है। कुछ ऐसी खबरें पाकिस्तान के लिए भी आ रही हैं, अगर हमें टाइम मिला तो जरूर इस पर भी बात करें, क्योंकि कुछ ऐसे शोबे हैं जिसके अंदर अमेरिका की इमदाद पाकिस्तान के लिए है और वो इमदाद अब ट्रंप ने रोक दी है। अमेरिका तो थे उनसे मिलने के लिए, अब देखें क्या होता है वज़ीर दाखिला के कहने से। लेकिन अमेरिका का साथ देने की वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत नुकसान उठा चुका है। बिलियंस ऑफ US डॉलर्स का नुकसान हमें हुआ है, हमारे सैकड़ों हज़ारों फौजी और सिविलियंस शहीद हुए और उसके बाद अमेरिका ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान को बेयारो मददगार वार जोन में छोड़ा है, अफगानिस्तान में अपनी बाकियात छोड़ी हैं और उस दहशतगर्दी के सम्राट हम आज तक देख रहे हैं। हमारी फोर्सेस आज भी लड़ रही हैं। उन लोगों का क्या होगा जो कहते थे कि ट्रंप जदों आएगा तो लग पता लग रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगेगा। खैर चूंकि वीकेंड आने वाला है, 1-2 दिन के बाद आप वीकेंड प्लान कर सकते हैं। तो सऊदी अरब जहां पे बहुत जबरदस्त तब्दीलियां हो रही हैं, बहुत जबरदस्त नए लैंडमार्क्स बन रहे हैं, टूरिज्म को फरोग मिल रहा है, वहीं पे एक सिनेमा घर ने एक अनोखी पेशकश की है और वो पेशकश आयशा को बहुत पसंद आई है। जी बिल्कुल पसंद आई है, क्योंकि वो मेरी पसंद की पेशकश है। सिनेमा ने कहा है कि वो आए, आकर टिकट खरीदे और जितने मर्जी पॉपकॉर्न्स खाएं, यानी कि आप जितने चाहे पॉपकॉर्न खा सकते हैं। अच्छा, ये पेशकश सुनने की देर थी, लोग जो है वो अपने घरों से निकले, आपके जैसे एक भाई वहां पर पहुंचे और वो एक बाकायदा ड्रम, वो एक बाउल नहीं बल्कि एक ड्रम लेकर पहुंच गए कि क्योंकि सिनेमा ने कह दिया है कि जितने मर्जी जो है ना वो पॉपकॉर्न खाएं। लेकिन ईमानदारी आप चेक करें, इमरान जो सिनेमा के मालिकान थे ना या सिनेमा में काम करने वाले, उन्होंने भर के दिया उनको। अरे क्या बात है, हम अपने वादे को पूरा करेंगे और उन्होंने ड्रम ये देखें और भाई ले भी गए। अरे वाह, ये माशाल्लाह अगले 2 साल का इन्होंने इकट्ठा स्टॉक हासिल कर लिया पूरे खानदान के लिए। उन्होंने वैसे इस मामले में उनका पाकिस्तानी ही लगे हैं कि ऑफर मिली है, वो ड्रम ही पकड़ के ले गए और साथ बर्तन लेके आ गए। क्या बात है, ये तो बड़ा, ये क्या पतीला इसको कहते हैं ना, उर्दू में तो पतीला कहते हैं, ये भी लेकर आए भाई यार। वैसे अब नॉट श्योर कि सौदी अरब में खुद से इतनी मकई पैदा होती है जिसके बाद पॉपकॉर्न बनते हैं, लेकिन आप मार्केटिंग चेक करें, लोग आए हैं वहां पर लेने के लिए ना और एंजॉय भी किया उन्होंने। वेरी नाइस। पाकिस्तानी सिनेमास जहां पे लोग क्लेम करते हैं कि टिकट्स बहुत ज्यादा हैं, आपको याद है हमने एक सेगमेंट भी किया जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने मुश्तरका उनकी राय थी कि टिकट्स महंगे हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी ऑफर अगर पाकिस्तानी सिनेमास में भी लगे तो मुझे लगता है कि लोग ज्यादा जाएंगे और ड्रम से गल वध जानी है, लोग ड्रम से ड्रम पर आ गए थे, उसके मज़े ना ले जाए पॉपकॉर्न से। आगे चलते हैं जी, जापान आपको लेके चलते हैं जहां पर फ्रांस को शिकस्त दी है जापान ने, और वो कहां पर शिकस्त दी है, वो दी है पेस्ट्री वर्ल्ड कप 2025 में और उन्होंने ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। जी हां, वर्ल्ड कप में जापान ने पहली पोजीशन ली है, सोने का तमगा हासिल किया। वैसे सनाट फ्रांस ने दूसरी पोजीशन लेकर चांदी और मलेशिया इसमें तीसरे नंबर पर रहा है, उसकी तीसरी पोजीशन आई है, उन्होंने कांसे का तमगा जीता है। ये पेस्ट्री वर्ल्ड कप हर 2 साल बाद फ्रांस के शहर लियोन में होता है, जहां हर टीम को 5 घंटे के अंदर अपने मुल्क की 3 खास मीठी डिशेस तैयार करने का एक टास्क दिया जाता है। इस मुकाबले में मिस्र शामिल था, मॉरिशस था और साउथ कोरिया इसके शेफ्स भी शरीक थे। ताहम ये एजाज जो है ना वो जापान के से आया। सो जापानीज मेक गुड पेस्ट्रीज। कभी हम टोक्यो जाएं तो इसका मतलब है हम इनकी पेस्ट्रीज जरूर ट्राई करें। बिल्कुल, हमें जाना चाहिए, वहाँ से जाके हमें शो करना चाहिए। इनफैक्ट तो ये आइडियाज़ जो है ना वो हम अपनी टीम को साथ साथ देते भी जा रहे हैं। बाला जी, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि खाना बनाना, कुकिंग एंड बेकिंग इज़ एन आर्ट, और ये जिस तरह से जितनी खूबसूरती के साथ, क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होती है एंड देन टेस्ट जो है वो भी बड़ा मैटर करता है। तो फाइनली इन तीनों शोबों के अंदर जो है ना जापान वो जीता है।
तो मैंने देखी नहीं है ट्रॉफी। कुछ दिया तो है इनको, लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे वैसे मुझे लगता है पाकिस्तान में भी ऐसे कॉम्पिटिशंस होने चाहिए, शेफ्स के होते भी हैं लेकिन ज्यादा होने चाहिए। सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, हमने कहा आपसे शेयर करें। अब अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है और खास तौर पे इफ यू फॉलो किंग खान, तो हम आपको एक ऐसी म्यूजिशियन की खबर देने वाले हैं जिनका मुआवजा इस वक्त AR रहमान द ग्रेट हु आई कॉल हिम, उनसे भी ज्यादा हो गया है। उन्होंने AR रहमान को पीछे छोड़ दिया है। अल्लाह रखा रहमान से ज्यादा पैसे लेंगे। वो कौन है? वो कौन है? उनका नाम है अनिरुद्ध और रविचंद्र। अच्छा, आपको याद होगा एक गाना आया था वाई दिस कोलावेरी, तो वो उन्होंने कंपोज किया था। उसके बाद उन्होंने जो जवान एक मूवी आई थी शाहरुख खान साहब की, उन ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और आई थिंक 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस उन्होंने किया था इंडियन रुपीस के अंदर। तो वो उन्होंने की थी कंपोज और 10 करोड़ रुपए अब ये मुआवजा लेते हैं। और आपको पता है AR रहमान तकरीबन 8 करोड़ के करीब ये मुआवजा लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इन्होंने अपना मुआवजा बढ़ा दिया। द बेस्ट थिंग इज जस्ट 33-34 इयर्स ओल्ड, बहुत यंग है और इतनी यंग एज में। और आई रिमेंबर जब शाहरुख खान ने अपना म्यूजिक रिवील किया था या लॉन्च किया था दुबई के अंदर, तो उसमें भी स्टेज पे इनको बुला के स्पेशल थैंक्स किया था कि तुमने मेरे लिए इसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म की एक्चुअली म्यूजिक ने बड़ा रोल प्ले किया था शाहरुख खान की इस फिल्म को टू टेक इट टू द बिलियंस, जहां पे उसने इतना ज्यादा बिजनेस किया। सो ये एक स्टोरी है जी, आप यंग एज के अंदर भी अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं बहुत ज्यादा अगर आप चाहते हैं। बॉलीवुड जो कि बहुत बड़ी ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री है, उसका साइज बहुत ह्यूज है, वहां पे अपने आप को इस एज में मनवाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने कहा आपके साथ शेयर करें। बहरहाल AR रहमान हैज हिज ओन क्लास। AR रहमान को कोई टक्कर नहीं दे सकता। ऑफ कोर्स उन्होंने ऑस्कर भी जीता हुआ है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैशन जो है ना वो आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके अंदर पैशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विद दैट फैशन और we have something related to fashion. Okay, चलें जी फैशन के बारे में बात कर लेते हैं। Interesting part is यार अब कौन छोड़ने वाला है, किसकी नौकरी जाने वाली है? अब जाने वाली है मॉडल्स की नौकरी, बिकॉज पाकिस्तान में पहला AI फैशन शो लॉन्च हुआ, इनफैक्ट मुनक्किद हुआ, लॉन्च हुआ, जिसमें सकाफत भी है, टेक्नोलॉजी भी है और खास तौर पे जो साइट सीइंग है पाकिस्तान की जो साइट्स हैं उनका एक हसीन इम्तजाज दिखाया गया हिस्ट्री के साथ क्लब करके। यूट्यूब पर मौजूद ये वीडियो है जिसके आपके कुछ मनाजिर दिखा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ AI मॉडल्स, मैंने कहा इतनी खूबसूरत मॉडल्स मैंने देखी नहीं, BCW में भी नहीं थी। ये कौन है? फिर पता लगा ये असली है ही नहीं। अच्छा, असली नहीं है। हाँ, ये सिर्फ तसव्वुराती ही हो रहे हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। बहरहाल जी, अभी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना मॉडल्स जो ऑलरेडी काम कर रही हैं हमारी फैशन इंडस्ट्री के अंदर, वो भी अब बैठ के सोच रही होंगी कि किस तरीके से जो है ना उनकी जॉब्स भी जा सकती है। अब लेट्स सी कि ये क्या फैशन इंडस्ट्री को भी ऑफ कोर्स जॉब की फिक्र है। अब देखें ना AI की जॉब भी ले रही है। यार आप ये देखिए, अगर AI चैट GPT अगर डीप सीक उसकी जॉब ले रही है तो AI की जॉब ले रही है, तो ये भी जॉब हम एक तो काविश को सराहते हैं जो कि पाकिस्तान में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कम होते हैं, होना शुरू हो गए हैं। इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। बहुत ही खूबसूरत मॉडल्स, बहुत ही खूबसूरत कपड़े और पाकिस्तान की सकाफत को मद्देनजर रखते हुए, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और दुनिया में कहीं हम दिखा सकते हैं कि दिस इज पाकिस्तान फर्स्ट AI फैशन। सो जिस भी कंपनी ने किया है, आपकी जो भी क्रिएटिव टीम है, उसको हमारी बहुत सारी उसके लिए बेस्ट विशेस हैं। बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने। आगे बढ़ते हैं और दुनिया के अमीर तरीन कुत्ते से मिलवाना है हमने आपको, नॉट द शख्स, बिकॉज हम उनकी बात तो करते रहते हैं। मल्टी मिलियनियर डॉग कौन सा है, कहाँ से, आयशा बताइए। अच्छा जी, इसका नाम है गंतर द सिक्स्थ और इस कुत्ते की दौलत जो है ना वो कितनी है, एक सेकंड में ये कप नीचे रख देती हूँ। इसकी दौलत है 3,300 करोड़। 3,300 करोड़ इसके नाम पर है। ये दुनिया भर में कई जायदादों का मालिक है जनाब। इसके पास अपना जेट भी मौजूद है, अपनी बोट है, मेडोना की साबिका हवेली है, लग्जरी गाड़ियां भी हैं। इसके पास एक प्राइवेट शेफ भी है, कानूनी टीम भी है। 27 अफराद पर मुश्तमिल अमला है जो इसकी बहबूद के लिए काम करता है, यानी कि इसकी देखभाल करता है। और इसकी दौलत का आगाज 1992 से हुआ था। और कैसे हुआ था, किसने दी इसको ये दौलत? खुद तो नहीं कमाई इसने। जब इसके मालिक ने इसके लिए 80 मिलियन, जब आपने जिक्र किया 80 मिलियन की विरासत छोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था और कोई वहाँ पे बराह रास्त उनका वारिस नहीं था, जो इटली की ये कारोबारी शख्सियत है मारियो ज़ूमिया, आई होप आई एम टेकिंग द नेम राइट, जो ख़ानदान का करीबी दोस्त था, उसने इस दौलत का इंतज़ाम किया और गंतर द सिक्स को इस ट्रस्ट के तहत इसी दौलत में उनका इजाफा हुआ। ताहम 2023 के अंदर जो मारियो है, उन्होंने इंकिशाफ किया कि ये कहानी टैक्स के कवानीन से बचने के लिए घड़ी गई थी। ऐसा कोई किस्सा नहीं था। इस दौलत का असल मालिक मारियो ज़ूमिया का खानदान ही था। ओके, यानी कि अगर कुत्ते के नाम पर है तो फिर टैक्स एविजन के लिए इस्तेमाल होगा। हाँ, कुत्ते को पता भी नहीं। ओके, बस लोगों को पागल बनाया। मुझे तो इस कुत्ते से जालसी होना शुरू हो गई थी। 3,300 करोड़ का मालिक भाई, क्या करे बंदा। बहुत ज्यादा ना समटाइम्स आपको ना कॉम्प्लेक्स भी शुरू हो जाता है। बहरहाल जी, हमने चाइना का रुख करना है, जहां पर एक ऐसा रोबोट डॉग बनाया गया है जो स्ट्रेचर पर मरीजों को ले जाने का काम करता है। ये रोबोट डॉग हंगामी सूरत हाल में बहुत बेहतर काम कर सकता है। कुत्ते के बाद रोबोट आ गया और जब ज्यादा मरीजों को शिफ्ट करना हो,
रोबोट बनाने वाली कंपनी को उम्मीद है कि जो 5G टेक्नोलॉजी है इसके जरिए मेडिकल की फील्ड में रोबोट्स का एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल है और इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये उसके मनाज़िर भी हम आपको दिखा रहे हैं, रंग बिरंगे रोबोट्स डेली बेसिस पे हमारे सामने आते हैं। आने वाले वक्त में आपको इनसे भी खतरा होना चाहिए, मुझे की बात नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आफ्टर सम टाइम हमें पता नहीं चलेगा हमारे सामने जो ये शख्स खड़ा हुआ है ये इंसान है या रोबोट है। इतनी ज्यादा ये क्लोज होते जा रहे हैं नेचर से भी। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये इमोशंस के ऊपर भी काम किया जा रहा है। कभी बिजली से तारें उसकी जुड़ गई, जल गया, धुआं निकलेगा, फिर पता लगेगा बंदा तो था ही नहीं। अच्छा, धुआं तो आम इंसान को भी से भी निकलने लगता है। क्या पता अब भी कुछ रोबोट ही चल रहे हो हमारे सामने। आज हम सबको वैसे पूछते हैं, सब रोबोट तो नहीं है। खैर इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं, सियासत की बात कर लेते हैं। आप चाहते हैं ना हम सियासत की बात करें तो हम कर लेते हैं। मुज़ाकरात की ट्रेन पटरी से उतर गई है और अभी तक किसी स्टेशन पर रुक के नहीं दे रही। जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं और चौथे इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरीक ना होने पर इस बहुत ज़्यादा कंसर्न है। इस वक्त PTI अरकान इसके अंदर शरीक नहीं हुए हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आई लेकिन मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी। उनके बगैर बरकरार रहेगी, उनके बगैर, यानी कि उनकी अपनी जो है मुज़ाकराती कमेटी। हाँ, वैसे गौहर जो है उन्होंने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, कहीं और भी बातचीत नहीं हो रही। जबकि राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके साथ कोई डायलॉग नहीं करेगी, यानी PTI के साथ कोई डायलॉग नहीं करेगी और आज ये भागेगी, कल नहीं तो परसों आना ही पड़ेगा। इरफान सदीकी ने कहा कि मुतालबात पर हतमी जवाब तैयार है। फैसला हुआ कि अब जवाब जारी नहीं करेंगे। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि खुले दिल के साथ बैठे थे लेकिन हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकी। ऑपोजिशन की दीगर जमातों से मिलेंगे, अदालतों में जाने समेत हर किस्म की जद्दोजहद और एहतजाज भी करेंगे। एक मरतबा फिर से उन्होंने एहतजाज का फैसला किया। एक लॉन्ग मार्च की भी बात की गई है और इसके साथ साथ सवाबी में इन्होंने जलसे का ऐलान भी कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और इसके साथ साथ आपको पता है कि JUI से एक मरतबा फिर से मुलाकातें जो है ना PTI की वो बढ़ना शुरू बड़ी खुशगवार प्रेस टॉक हुई है जी। और उस प्रेस टॉक में बड़ा ये कहा गया, एक तो मौलाना साहब के हवाले से बताया गया कि उन्होंने खुद इस वक्त को वेलकम किया और बातचीत भी बड़ी इंपॉर्टेंट रही। एंड आई होप देयर इज समथिंग कुछ डेवलप हो रहा है ऐसा इन दोनों पार्टीज के दरमियान और जल्द कोई ना कोई सूरत हाल सामने आएगी। उन्होंने कहा जी कि फजलुर रहमान साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई, मुल्क की सियासी सूरत हाल ज़ेर गौर आई और जो तहरीक इंसाफ के साथ साथ चलने की पेशकश है वो भी सामने आई है। JUI ने ये मामला इसकी जो है ना हम ज़रा डिटेल्स ले लें। हमारे साथ मौजूद है कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI फे के रहनुमा है। कामरान साहब, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर जरा बताइएगा क्या बातचीत हुई, कुछ फैसला फाइनली हो सका कि साथ मिलकर चला जाएगा PTI के? फिल वक्त तो बात आगे बढ़ी है। आपको कुछ चीज़ों पे एतमाद में लिया गया, उसमें मुज़ाकरात जो हुकूमत के दरमियान और PTI के दरमियान चल रहे थे उस हवाले से उन्होंने हमें अपडेट किया। जो उनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज थी ज़ाहिर है, तो वो हमें बताई गई कि ये उनके दरमियान बातचीत हुई है। दूसरा, वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो है वो चाह रहे थे कि हम मिलजुल के चलें। इलेक्शन कमीशन में जो वैकेंसीज जो है ना वो शुरू हुई हैं वो उसको फिल करने के हवाले से। और तीसरा जो है वो एक बड़ी अपोजिशन के हवाले से कि हम सब जो है ना वो मुल्क में जो मामला दस्तूर के मुताबिक नहीं चल पा रहा है, कानून के मुताबिक नहीं चल पा रहा है, तो हम एक ग्रैंड अलायंस बनाएं। तो ये अभी तक उनका वो तीसरी बात का जो है ना वो अभी तक उसमें कुछ तफसीलात ज़ाहिर है वो मजीद रिक्वायर्ड होंगी, फिर हमें भी पार्टी के सामने रखना होगा। मौलाना ने उनका खुद इस्तकबाल किया था, उनको वेलकम किया, काफी लंबी मीटिंग भी हुई। तो कामरान साहब, ये जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ के जारी थे, आपकी इस मुलाकात में उस पर भी कोई मामला ज़ेर गौर आया? चूँकि आपकी फ़िलहाल ऐसी कोई निगोसिएशंस कुछ मामलात में नहीं है, आपकी मामलात ने भी टाइम लिया, आप खासतौर पे जो मदरसा बिल था उसको लेकर, तो क्या इस हवाले से भी कोई डिस्कशन हुई कि तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है मुज़ाकरात के प्रोसेस को लेकर? वो बेहतर जवाब तो वो खुद बता सकते हैं कि उनकी सोच क्या है, या वो उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। मगर मौलाना साहब ने कहा कि हम किसी किस्म के भी मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जब होते हैं तो हम उसकी हमायत करते हैं। अच्छा कामरान साहब, ये जो कमेटी बनाई गई है, असद कैसर साहब और आप पर मुश्तमिल है कमेटी, ताकि JUI फे और PTI के राब्ते जो हैं वो चल सके, इसके बारे में जरा बताइएगा। कोई कुछ तय हुआ है किस तरह से ये कमेटी काम करेगी और कब कब मुलाकातें होंगी? ऐसा है कि इसको आप हॉटलाइन समझ लीजिए दोनों पार्टियों में, बल्कि हमारी तरफ से तो निस्बतन कम, मगर वहाँ से जो है ना वो ओपन फायरिंग कभी कभी शुरू हो जाती है। बाज़ लोग शुरू कर देते हैं तो वो उसके बाद फिर गिला शिकवा पैदा होता है, बाज़ औक़ात उसका जवाब भी आ जाता है। तो वो एक हॉटलाइन जो है वो डेवलप की है कि कोई इमीडिएट प्रॉब्लम हो, कोई इमीडिएट मसला हो जिसमें क़यादत से राब्ता ना हो सके, तो फिर मेरा और असद कैसर साहब का राब्ता रहेगा
फिर हम अपनी क़यादत को नून लीग और पीपीपी को अमूमी तौर पे ये गिला रहता है कि ट्रस्टवर्दी नहीं होता। जो कमेटी बनती है तहरीक इंसाफ की, उसके पास वो मैंडेट नहीं होता, मैंडेट उनके चेयरमैन के पास होता है। आपका भी एक वक्त में ये गिला रहा है, फिर आपकी कुछ कुर्बतें भी रही हैं। आप ये जो मुज़ाकराती कमेटी आपके पास आई है, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं या आप चाहेंगे कि नहीं पहले अडयाला से आशीर्वाद ले लें फिर हमसे बात करें? कुछ ऐसी सूरत हाल है आप लोगों के दरमियान? ऐसा है कि जब इतनी ओपन मीटिंग होती है तो वो अडयाला से कोई इजाजत लिए बगैर मुमकिन नहीं है, वरना अडयाला जो है ना वो अभी तक इसका जो है ना वो इसकी तरदीद आज वीटो कर देता। वीटो कर देता। तो उसका मतलब ये है कि अडयाला से जो है ना वो मैंडेट लेके आए। मीनवाइल भी जो है ना वो कुछ ऐसे जो राब्ते हुए थे जिसमें बताया गया था कि अडयाला से मंजूरी के बाद है, मगर वो फिर आगे तोड़ नहीं चढ़ पाए थे। बहुत से दूसरे दोस्त उन्होंने राब्ते किए थे, किसी ने मुझसे किया होगा, किसी ने मौलाना साहब से डायरेक्ट किया होगा, किसी ने किसी और साथी JUI के साथी से राब्ता किया होगा, मगर वो राब्ते जो है ना वो दरमियान में ड्रॉप हो जाते थे। तो अब वो बड़ी ओपन तहरीक इंसाफ के जो कंसर्न्स हैं वो तो बड़े स्वेयर किस्म के हैं, बड़े सीरियस हैं और उनके मसाइल भी बड़े सीरियस हैं। सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो मुतालबे उनके हैं, अगरचे के मुतालबे आपके उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं 26वीं आईनी तरमीम को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, इलेक्शन को लेकर। तो आपका कहीं ना कहीं कोई मैच हो सकता है, कोई ऐसा बैलेंस नज़र आ रहा है आपको कि हो सकता है मुतालबात को लेकर, या नहीं फ़र्क ज़्यादा है? मैच तो 26th अमेंडमेंट पे भी हो गया था। मैच तो हमने उनको हर वक्त जो है ना एतमाद में रखा। जब हमारा ऑप्शन था तो हम उनको साथ लेके चले थे। हमने हर चीज बताई थी, हर जगह पे एतमाद में लिया था और उनकी अगर आप पूरी रजामंदी ना कहें तो कम से कम नीम रजामंदी के साथ मामला आगे बढ़े। सही, ठीक है। अच्छा कामरान साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगी। पैका एक्ट जो है जो मंजूर हो गया है सेनेट से, उस पर आपकी जानिब से भी एक बयान आया था, आपने एतराज़ भी उठाया था कि इस के तहत जो सज़ा मिलेगी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये इसके बारे में ज़रा कंसर्न बताइएगा आपने। वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ये लेजिस्लेशन की गई है। मेरी अमेंडमेंट्स थी बेशुमार, उसमें अमेंडमेंट्स थी, मोर देन डजन थी। और उसमें पहले तो उसको कमेटी ने जो है ना वो अटेंड नहीं किया, सिर्फ एक आधी लाइन लिख दी है कि कामरान मुर्तज़ा ने भी इसमें अमेंडमेंट मूव की है, मगर क्या अमेंडमेंट्स हैं, उसका अंजाम क्या हुआ है वो भी नहीं बताया। और इसी तरह से सेनेट में भी जो है ना उसके साथ तकरीबन यही सलूक किया गया। उन्होंने जो चेयर कर रहे थे हमारे दोस्त, उन्होंने कहा कि जी वो कमेटी इसको रिजेक्ट कर चुकी है, तो कमेटी रिजेक्ट नहीं किया, वो डॉक्यूमेंट देख लें। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये नोटिस इसका रिक्वायर्ड था। नोटिस तो मैं ऑलरेडी दे चुका था, 24 तारीख को नोटिस मैं इसका दे चुका था। तो दो दफा नोटिस नहीं होता तो मतलब वो बिल्डोज करना था। ये अफेंड कर रहा है, आपका आर्टिकल 19 अफेंड हो रहा है इससे, और इसमें हाई कोर्ट को बाईपास कर दिया। कोर्ट का जो इख्तियार है उसको उन्होंने उसको सप्रेस किया है, मिनिमाइज किया है। ट्रिब्यूनल जब कभी बन जाए तो उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा तो आप जिस लाइन में लगेंगे उसमें 5 साल आपकी बारी। ठीक है कामरान साहब, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कानूनदान भी रहनुमा भी हैं JUI के, हमसे बात कर रहे थे कामरान मुर्तज़ा। अब एक ब्रेक लीजिए। सोशल मीडिया बड़े लोगों को हम ये भी कह सकते हैं कि जरिया आमदनी उनका बना हुआ है, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक सेगमेंट करते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा गांव मिला है जहां पर लोग जो है ना, मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों का जो जरिया मुआश है ना वो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है। इसको यूट्यूबर्स का गाँव भी कहा जाता है। कौन सा है? एक गाँव का तस्करा हमने करना है, जो कि तस्करा इन्फॉर्मेशन का हो रहा है। वैसे कुछ लोग इन्फॉर्मेशन को मिस यूज भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं। ये गाँव है जहाँ पे मैक्सिमम यूट्यूबर्स हैं, रहीम यार खान के अंदर इट मेक्स मिलियंस। एक छोटा सा पैकेज है हमारे पास, वो आपको दिखाते हैं और फिर 2 जबरदस्त यूट्यूबर्स आपको मिलवाते भी। गांव तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन ये है रहीम यार खान का यूट्यूबर गांव, जहां रहने वाला तकरीबन हर शख्स मोबाइल पर वीडियोस बनाकर रोजाना डॉलर्स कमा रहा है। रहीम यार खान शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर इस पसमानदा गांव में दाखिल होते ही हर सड़क, हर मोड़ और हर घर के सामने छोटे बच्चों से बड़ों तक हर कोई वीडियोस बनाता नजर आता है। गांव की आबादी तकरीबन 250 घरों पर मुश्तमिल है, जिसमें 200 से जायद यूट्यूब चैनल बनाकर पैसा कमा रहे हैं। और अब तक इन यूट्यूबर्स ने 100 से जायद सिल्वर और गोल्डन यूट्यूब बटन हासिल कर लिए हैं। गांव के सबसे पहले यूट्यूबर 23 साल हैदर अली का कहना है कि यूट्यूब के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने वाले मुलाजिम की सालाना तनख्वाह जितनी रकम एक ही दिन में कमा ली जाती है। इसीलिए उन्होंने अस्पताल की मुलाजमत छोड़कर यूट्यूब पर चैनल बनाने का फैसला किया।
यूट्यूबर हैदर अली की इस कामयाबी को देखकर बैरून ममालिक नौकरियां करने वाले नौजवानों ने भी नौकरी छोड़ी और गांव वापस आकर यूट्यूब चैनल बनाया और अब वो गैर मुल्की नौकरी से कहीं ज्यादा पैसा यहां पर वीडियो बनाकर कमा रहे हैं। इस गांव में एक ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं, जिन्होंने गांव के यूट्यूबर्स की आमदनी से मुतासिर होकर अपना यूट्यूब चैनल बनाया। इस गांव में यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने के अलावा कोई और कारोबार भी नहीं होता। यही वजह है कि 5 साल के बच्चे से 80 साल की उम्र तक के शख्स वीडियोस बनाने और पैसे कमाने में मगन हैं। गुलाम हसन, हम न्यूज़, रहीम यार खान। जी, यूट्यूबर्स का ये गांव जहाँ पर 250 घराने हैं, जिनमें से 200 नौजवान जो है ना वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनमें से एक खास नौजवान जो है हैदर अली, जिनको पायनियर्स भी कहा जा सकता है। इन्होंने सबसे पहले ये ट्रेंड शुरू किया था। थे ये सरकारी अफसर, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़कर इन्होंने कहा मैं अपना यूट्यूब बना लेता हूँ। तो आज हमने उनको इन्वाइट किया और उनके साथ साथ एक और हमारे साथ मौजूद होंगे जो यूट्यूबर हैं, यहीं से उनका ताल्लुक है, जहीरुल हक। मैं ये सोच रहा था कि जो यूट्यूब की कोरियर कंपनी है जिसके जरिए वो गोल्डन बटन या सिल्वर बटन भिजवाते हैं, उन्होंने तो इस गाँव का एड्रेस पक्का सेव कर लिया होगा अपने ईमेल के अंदर या जो मेलिंग एड्रेस है, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पे माशाल्लाह गोल्डन और सिल्वर बटन आए। अच्छा, इस आइडिया के बारे में डिस्कस करते हैं और अब मजीद आगे ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हैदर भी हमारे साथ हैं, जहीर भी हैं, सबको हम बुला नहीं सकते। विश के सबसे मुलाकात वहाँ कभी मौका मिला तो वहाँ पे जाके बराह रास्त नहीं हम बराह रास्त जाके वन ऑन वन जरूर बात करेंगे कभी इस गाँव के अंदर। इस वक्त भी आप जहीर एंड हैदर, गुड मॉर्निंग दोनों को, भाइयों को। क्या हाल है जी आपके जहीर साहब, हैदर साहब? गुड मॉर्निंग सर, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जहीर, सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। एक तो ये कि सोशल मीडिया पे धूम मची, तुम्हें पता चला कि एक गांव ऐसा भी है। ये आइडिया सबसे पहले किसने फ्लोट किया? यहाँ पे अगर मैं बाबा यूट्यूब कहूँ आपके गांव में, बाबा यूट्यूब किसने शुरू किया? ये वेयर वाज इट स्टार्टेड और ये कैसे फिर आगे चला? सर, ये आइडिया सबसे पहले तो हैदर भाई का है, उन्होंने ही शुरू किया था। तकरीबन 1.5 साल हो गए इन्हें शुरू किए हुए। उसके बाद 6 महीने बाद मैंने इसके साथ काम करना शुरू किया था, इससे सीखा और फिर जाके मैंने आगे काम करना शुरू किया था। फिर ऐसा ऐसा बाकी बस्ती वालों ने जब देखा कि इनको कामयाबी मिल गई है तो उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया। सही। अच्छा, हैदर भी हमारे साथ है, तो वो पायनियर है, उनसे जान लेते हैं। हैदर, आप सरकारी अफसर थे, आपने वो नौकरी छोड़ के यूट्यूब पर आने का फैसला, जरा बताएं कहाँ से कहानी शुरू हुई है सारी? जी, मेरा नाम हैदर अली है और मेरा ताल्लुक जो है वो पंजाब के आखिरी जिला रहीम यार खान के करीब है। हमारा एक गांव दरियाज़ीब खान, बस्ती काजी अब्दुर्रहमान कुरेजा। तो आज से पहले 2 साल पहले मैंने तकरीबन हॉस्पिटल में 6 साल जॉब की है, ओटी टेक्नीशियन की। तो वहाँ पे जब मैं जॉब करता था तो मेरे अंदर की फीलिंग होती थी कि मैं यहाँ पे अगर सैलरी के अलावा अगर यानी कोई भी काम करूँ, कहीं पे भी किसी भी जॉब करूँ या नौकरी करूँ, तो वो एक नौकरी है, मैं नौकर बन के काम करूँ। चाहे मैं लाख कमाऊँ, करोड़ कमाऊँ, एक अलग बात है तो नौकरी नौकर बन के रहना है। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया, ख्याल आया कि मुझे मालिक बन के काम करना चाहिए, चाहे मैं 1 रुपया क्यों ना कमाऊँ। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं यानी यूट्यूब का काम स्टार्ट करता हूँ। तो फिर मैं हॉस्पिटल को स्किप किया और अपने गाँव वापिस आके यहाँ पर मैंने यूट्यूब का काम करना शुरू कर दिया। तो घर वालों ने सपोर्ट किया है? घर वाले कहते हैं कि अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी छोड़कर क्या अब तुम ना वीडियो बना के मोबाइल लेके घूमते रहते हो। घर वाले क्या कहते थे जब आप नौकरी छोड़कर आए? तो जब मैं घर आया तब मम्मा ने कहा कि मुझे आप या तो हॉस्पिटल वापस चले जाएं उसी जॉब पे, या बड़े भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनके पास चले जाएं। अच्छा। मैंने कहा कि अब मम्मा देखे, मैंने अपनी जिंदगी के 23 साल गुजार दिए हैं। ठीक है। अच्छा हैदर, सबसे पहले मुझे बताओ, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि यूट्यूब पे आना है तो आप सबसे पहला सवाल होता है बनाऊंगा क्या? कंटेंट का आइडिया कैसे आया और क्या कंटेंट बना रहे हो आप, जो लोग फिर इतने ज्यादा गाँव के लोग भी वही करना शुरू हो गए? क्या कंटेंट है आपका? ये देखेंगे सर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक मैं मालिक बन के काम करना चाहता था। अगर मैं किसी का कंटेंट कॉपी करता तो वो कॉपी होती, ओरिजिनल नहीं होता। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग मेरी कॉपी करते हैं, तो मैंने बैठ के सोचा कि ऐसा कंटेंट ढूंढूं जो लोगों को मेरे कंटेंट से बहुत ज्यादा हेल्प मिले और मेरा कंटेंट एक हमारा जो माशरा है, हमारी जो तहजीब है उसकी भी इजाजत दे। तो मैंने डेली बेसिस के जो माशरे के अंदर जो लोग काम होते हैं, गरीब की मदद कैसे करते हैं, या इस तरह की कोई भी कंटेंट है डेली बेसिस का जो माशरे को मद्देनजर। टाइम कम है, मैं क्विकली चाहता हूं, इस वक्त गांव में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है और कितने कमा रहा है ऑन एवरेज हम जानना चाहते हैं, ताकि लोग मोटिवेट हों, वो भी इस तरफ। जहीर से पूछ लेते हैं। जहीर आप बता दें, हैदर आप बता दें, कोई भी बताना चाहे। जी मैं बता देता हूँ। ये देखिए, इस वक्त गाँव में जो इनकम है ना, आज से
तकरीबन यानी 1.5 साल पहले 70% लोग थे बेरोजगार थे। अब 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे गांव में बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बेरोजगार हो। माना इनकम अच्छी खासी कमा रहे हैं और अपना रोजगार जबरदस्त चला रहे हैं। ऑन एवरेज कितने पैसे एक बंदा कमा लेते हैं? अगर हम एक औसत निकालें कितने डॉलर्स आ जाते हैं? डॉलर बस ये देख लें कि मैं जितना एक साल में कमाता था ना हॉस्पिटल में, अल्हम्दुलिल्लाह उतना मेरा 1 से 2 दिन में मैं यहाँ यूट्यूब से उतना कमा लेता हूँ। अच्छा। दिखाते क्या है ज़हीर, ये भी बता दें आपका कंटेंट क्या होता है? कंटेंट मैडम मेरा भी वही होता है, इस्लामिक और मोरल स्टोरीज उसमें हम बताते हैं, दिखाते हैं। जो ना छोटे बच्चे भी हमारी वीडियोस में शामिल होते हैं, बड़े भी हैं शामिल, और इनमें हमारा मेन फोकस होता है कि मोरल स्टोरी जो डेली बेसिस की हैं वो उसमें हम दिखाएं, किस तरह हम किसी की हेल्प कर। अच्छा ये बताइएगा, आपकी जो पहली वीडियो थी वो कब आपको लगा कि हाँ ये वीडियो अब इस काबिल हो गई है या इसने डॉलर कमाने शुरू कर दिए, या आपका यूट्यूब जो है उसने कब आपको कमाई देना शुरू की? पहले मेरा चैनल था इस्लामिक टेस्ट, उसके ऊपर मैंने तकरीबन पहले 3 मंथ काम किया। 3.5 मंथ जब हुए उसको तो मेरी एक वीडियो वायरल हुई और तकरीबन 50 मिलियन पे पहुंच गई। उसी वीडियो के बिना पर मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया और जो मेरी पहली अर्निंग थी वो तकरीबन 93,000 थी। जब मैं वो अर्निंग लेके आया था तो मेरे घर वाले और मेरे गाँव वाले कोई नहीं मान रहा था कि ये जो अर्निंग है ये यूट्यूब की है। हत्ता कि मेरे घर मम्मा मुझे कहती अकेली के बेटा मेरी बात सुनो, अगर आपने कहीं से पैसे चुराए या कुछ भी किया है मुझे सीधी सीधी बात बता दो, ये कहाँ से आए आपके पास? गोरों से चुराए। जब मैंने उनको यूट्यूब से। अच्छा ये 93,000 पाकिस्तानी रुपीस थे, 93,000 रुपए। जी जी हाँ जी 93,000 रुपए। तो फिर मैंने उनको यूट्यूब चैनल जब दिखाया और उसके अंदर डॉलर दिखाए तो सबसे जब वेरीफाई हुआ तो फिर सारे मोटिवेट हुए और खुश भी हुए और सबने मुझे मुबारकबाद भी दी। अच्छा तो अब ये बताइए कि नए चैनल को कितना वक्त आपके ख्याल में ग्रो होने के लिए? अब तो आपको बड़ा तजर्बा हो गया, एल्गोरिदम को भी समझते हैं आप, आपका कंटेंट इस्लामिक था, लेकिन ओवरऑल मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि कितना टाइम चाहिए, कितनी तपस्या चाहिए एक चैनल को इस्टेब्लिश होने के लिए कि उसके बाद वो बेहतर परफॉर्म करने लगता है आपके ख्याल में? सर ये देखें कि यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक बंदा है बिल्कुल अनाड़ी सा बंदा, वो भी काम किया नहीं कभी, अगर वो काम करेगा तो उसको 6 मंथ साल भी लग सकता है। एक बंदा सिर्फ 3 से 4 से 5 मंथ लगा के वो काम को सीखता है, फिर उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 मंथ के अंदर वो चैनल 1 से 2-3 आराम से मोनेटाइज करके उससे अर्निंग हासिल कर सकता है। ओके और मोनेटाइजेशन एवरेज कितना स्टार्ट में आप पैसे कमा सकते हैं? आपको लगता है कि अगर एक शख्स रेगुलर रह रहा है, उसको थोड़ी बहुत नो हाउ भी है, वो कितने पैसे स्टार्ट कर सकता है आपके ख्याल में? 3-4 महीने के बाद उसको आना शुरू हो जाएंगे ऑन एवरेज? ये उनके कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर उसका कंटेंट पावरफुल है, अच्छी क्वालिटी है, वो इंटरटेन कर रहा है लोगों को, व्यूज अच्छे आएंगे तो अच्छी इनकम है। ये सारा व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्ट में व्यूज अच्छे आ भी जाते हैं और नहीं भी आते, लेकिन आजकल यानी जब नया साल शुरू होता है तो यूट्यूब अच्छा खासा प्रमोट करता है जो भी नया कंटेंट है यानी क्रिएटर होता है। तो अब नया साल स्टार्ट हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी पिछले दिसंबर की निस्बत जनवरी में ज्यादा चैनल ग्रो होते देखे हैं। सही। अच्छा मैं कंटेंट के बारे में ही सवाल करने लगी थी, ज़हीर आपसे पूछ लेती हूँ, कौन सा कंटेंट आपको लगता है कि वो ज़्यादा जो है ना जल्दी ग्रो करवाता है चैनल को और ज़्यादा जल्दी आपकी कमाई शुरू हो जाती है? आपके यहाँ पर 200 के करीब यूट्यूबर हैं, तो उनमें ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर यूट्यूबर्स का कॉन्टेंट क्या होता है, नीश क्या होती है उनकी? मैडम ज्यादातर जो है उनकी नीच यही है, इस्लामिक है, उसमें मेन जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इसमें यह है कि आपकी कोई भी लैंग्वेज हम यूज नहीं करते वीडियोस में। किसी भी कंट्री के लोगों के आगे आपकी वीडियो जाती है तो वो देखते हैं, उसको पसंद करते हैं। यार ये पूरा गांव तो यूट्यूब कर रहा है, मजदूर यूट्यूब कर रहे हैं सब लोग। ये गांव में और काम कौन करता है फिर? आप तो गांव में जिधर जाते होंगे वो सारे यूट्यूब कर रहे होते होंगे, तो गांव कैसे चल रहा है आपका फिर? सर पैसा हो तो सब कुछ हो जाता है, लोग मजदूरी पे मिल जाते हैं। दूसरे गांव से बुला लेते हैं मजदूरी करने के लिए। लेकिन ये बताएं कि दूसरे गांवों से या दूसरे शहरों से भी लोग आपके पास आते हैं इंस्पायर होने के लिए कि हमें भी सिखा दें, हम भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही आते हैं लोग, डेली की बेस पे आ रहे हैं लोग हमारे में। हैदर भाई पहले तो जब लोग रिश्ता लेने जाते थे ना, लड़के के बारे में पूछते थे लड़का क्या करता है, लड़का जी हॉस्पिटल में होता है, जैसे आप हॉस्पिटल में थे, इंजीनियर है, डॉक्टर है या क्लर्क है। अब आप जब ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो रिश्ता मिल जाता है इस बात पे कि जी अपना यूट्यूब चैनल है माशाल्लाह 50,000 सब्सक्राइबर है, कहने मुंडे से। तो सर राज की बात बता दूं तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये देखें कि आजकल जो उरूज है IT और सोशल मीडिया का आ रहा है, ठीक है, उनको पहले से ही पता होता है कि लड़का क्या करता है।
मतलब कोई रुकावट नहीं डालता है पहले होता था ना कि आप सरकारी नौकरी लें फिर अच्छा रिश्ता मिलेगा। लड़कियां भी कहती थी लड़का सरकारी मुलाजिम होना चाहिए, अब लड़का यूट्यूबर होना चाहिए इस गांव को देखते हुए। जबरदस्त जी, आप कोई भी नए यूट्यूबर्स के लिए हैदर खास तौर पे आप चूंकि आपका एक्सपीरियंस है कुछ भी टिप्स देना चाहें, कोई उनको पैगाम देना चाहें, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ इसका फ़ायदा बहुत है, हमें बड़ा लुक्रेटिव नज़र आता है, वहीं पे बहुत सारे लोग इससे डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं अपने करियर से, अपनी तालीम से, तो आप कुछ ऐसा मशवरा उनको देना चाहें जो उनको हेल्प करे कि वो ग्रो भी करें और अर्न भी करें। हम भी सुन रहे हैं गौर से, हम भी सुन रहे हैं, हम भी नए यूट्यूबर्स हैं। जी जी, सबसे पहली बात यह है कि ये जो शोबा है ना यूट्यूब का, इसमें भी पढ़े लिखा होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पैगाम तो ये है कि सबसे पहले अपनी स्टडी मुकम्मल करें, क्योंकि एक यहाँ पे दर्जे हैं। पढ़ा लिखा जो है वो 10 दर्जे पर पहुंच सकता है, जो अनपढ़ है वो 2 दर्जे तक पहुंच के वो रुक जाता है, वो यानी लाइफ टाइम उधर ही रुका रहता है। लेकिन वो जो पढ़ा लिखा है उसको सारी चीजें पता होता है, तो वो जाके 10वें दर्जे तक जाके यानी अच्छी खासी अर्निंग हासिल करता है। सबसे पहले पैगाम यही है कि लोगों को यानी जो भी भाई काम करना चाहते हैं अपनी स्टडी मुकम्मल करें, और जो बेरोजगार हैं उनको सिर्फ ये काम करना है कि काम करने से पहले काम को अच्छे से सीखना है और उसके बाद मुस्तकिल मिजाजी से करना है। और अगर आपके मिसाल के तौर पर पहले मैं वही कह रहा था कि आपके गांव कब आए, सीखना चाहे तो आपके पास आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में जो मेरे लोग हैं जो परमानेंट है मेरे पास, वो 15 लोग हैं, और 15 लोग हैं सिर्फ आसपास के सीखने के लिए। डेली बेसिस पे 30 लोग हैं जो मेरी टीम में वर्क कर रहे हैं। आप तो एक सेलिब्रिटी बन चुके होंगे रहीम यार खान के अंदर ना, वहाँ पर आपके पीछे पीछे लोग चलते होंगे, हमें भी सिखा दे। थैंक यू सो मच। हैदर अली हमारे साथ मौजूद थे, ज़हीर उल हक मौजूद थे, यूट्यूबर के गाँव से इनका ताल्लुक है और सबको काम पर लगाया। काजी अब्दुर्रहमान गुरेजा, ओके, बस्ती काजी अब्दुर्रहमान कुरेजा, रहीम यार खान का, रहीम यार खान का। बहरहाल चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस, वाचिंग। जी, सबसे आगे मैं आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदीद, और कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में। आपको पता है स्टेट बैंक की जानिब से एक नई जो है मॉनिटरी पॉलिसी, उसका भी ऐलान किया गया। इसके बाद ये खबर आई कि बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने कराची में ताजिरों से एक अहम बैठक की है, और आपको याद है ताजिरों का एक बयान भी सामने आया था जो उन्होंने फेडरल मिनिस्टर साहब जो है ना उनको कहा था कि भाई आप मुराद अली शाह साहब जो है ना आप रख लें और कुछ टाइम के लिए मरियम नवाज को हमें दे दें। जिसके बाद अब बिलावल भुट्टो ने बैठक की है इन ताजिरों के साथ और शिकायत के अंबार लगा दिए। क्या-क्या जो ताजिर रहनुमा जुबैर मोती वाला है, उन्होंने कहा कि सारी दुनिया में इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया जाता है, हमारे यहाँ सारा बोझ इंडस्ट्री पर डाल दिया जाता है। जो चेयरमैन एसोसिएशन बिल्डर एंड डेवलपर्स थे हसन बख्शी, उन्होंने यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के जो हुकाम हैं वो मुख्तलिफ मामलात के अंदर लैंड ग्रैबिंग के हवाले से उनको तंग करते हैं। बहुत सारे मामलात हैं। फिर जो चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब साहब हैं, उन्होंने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से इस पर जोर दिया कि अमल आगे बढ़ना चाहिए। अकील करीम ढीडी वहाँ पे मौजूद थी। ये सभी बड़ी आम शख्सियात है हमारी तिजारत को लेकर। उन्होंने कहा जी ट्रांसपोर्ट पर काम करने की ज़रूरत है। बिलावल साहब ने खिताब किया, उन्होंने जवाब दिया कि कोई शिकायत है तो मुझसे कर लें, कहीं और जाकर चुगली करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट बिलावल साहब, उन्होंने किस बारे में बात, बिलावल साहब ने कहा मैंने ना कभी आपसे चंदा मांगा है ना भत्ता मांगा है, हवाई बातें बंद होनी चाहिए। ऐसा लगता है नाला नजर आए बिलावल। लेकिन इस मौके पर जो कंसर्न्स थे हमारे इन्वेस्टर्स के, ट्रेडर्स के, वो भी तो बड़े जायज़ हैं जो उन्होंने बात की है, उसमें भी तो कुछ ढका छुपा नहीं है। तो हमने कहा ज़रा अनफोल्ड करते हैं इस सिचुएशन को। एक तो क्या ये वाकई जेन्युइन कंसर्न है जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसका या ट्रेडिंग कम्युनिटी है कि उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो पंजाब में मरियम दे रही हैं, क्या ऐसा कुछ है? और मजीद ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के साथ कैसे, उसको हमारे साथ बड़ी पर्टिनेंट शख्सियत इस हवाले से जो मौजूद भी थे। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ मौजूद है ताजिर रहनुमा है, कार हैं आरिफ हबीब साहब। उनसे ज़रा इस बारे में बात करते हैं कि उनकी मुलाकात किस तरह से रही और क्या क्या कंसर्न्स शो किए गए। और सबसे पहला सवाल जो है ना आरिफ साहब से मेरा ये होगा, थैंक यू सो मच आरिफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये हवाई बातों की जो बात कर रहे हैं बिलावल साहब, कौन कर रहा है ये हवाई बातें, या उनको कुछ कोई शिकायत है? काफी नाला नजर आ रहे थे वो कल मुलाकात के दौरान। आई थिंक मैं समझता हूँ वो ये कह रहे थे कि चूंकि सिंध प्रोविंस जो है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और तो अगर किसी को कोई शिकायत है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या उनके मिनिस्ट्री से या इदारों से, तो वो हमें शिकायत करें, ना कि आप और जगहों पे जो है वो शिकायत करें। तो उन्होंने बाकी तो मसले मसाइल थे उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये इश्यूज हैं और इनको जल्दी से हल होना चाहिए इसके ऊपर। और फिर उन्होंने वन बाय वन एक्सप्लेन भी किया कि मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं उसको हल करने के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं। तो आई थिंक ये बात जो है वो ये सही है कि ताजिर बरादरी को भी और ये पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए कि आपस में
अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करें और अपने ये मसले मसाइल तो हर जगह होते हैं ना, आप फैमिली में भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं, और वो फैमिली में ऑर्गेनाइजेशन में तो हम तो जो है इस चीज़ को ठीक नहीं समझते कि हम बाहर जाके, अगर बहू बाहर जाके बात करती है तो बुरा समझा जाता है। तो कहते हैं कि बहू का मसला है तो आप घर में बात करें और उसको हल करने की कोशिश करें। तो आई थिंक ये अच्छी बिगिनिंग मेरी नज़र में। तो आरिफ साहब, ये जो मुलाकात हुई है बिलावल साहब के साथ, ये बातचीत जो हुई है, ये अचानक से हुई है, अब्रप्टली हुई है, या फिर पहले से तय थी कि उनसे मिलना था ताजरों ने? नहीं, पहले से तय थी। आई थिंक पहले कुछ दिन पहले एक डेट सेट हुई थी, वो डेट किसी वजह से जो है वो पोस्टपोन हुई थी और वो फिर इसमें कुछ ही। तो आरिफ साहब, आप एक बड़ी शख्सियत है कारोबार को लेकर पाकिस्तान में, चलें अगर ये तो एक बहू का गिला हम समझ भी लें जिस तरह आपने कहा समझाने के लिए, क्या आप मुतमईन हैं मुराद अली शाह साहब की या पीपल्स पार्टी की कराची में बिलखुसूस जो फाइनेंशियल हब है हमारा, कारकर्दगी से जो अब तक उनकी है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इसकी पॉलिसीज़ को लेकर, ट्रेडर्स फैसिलिटेशन को लेकर या इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को लेकर, आप मुतमईन हैं? ये आई थिंक देखिए, ये आप ये कहेंगे कि मुतमईन है तो कभी भी हुकूमत से जो है जो भी प्लेयर्स हैं वो मुतमईन नहीं होते। वो तो डू मोर का उनकी तरफ से जो है वो डिमांड रहती है। लेकिन ये है कि जाहिर है ये बात तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और वो बात की गई थी। एक तो ये बात थी ना कि जो है वो हाई कॉस्ट के इश्यूज हैं कि भाई गैस की प्राइसेस बहुत बढ़ गई या इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बहुत बढ़ गई, वो एक इशू। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ दीज यूटिलिटीज है, और जिसमें पानी का बड़ा मसला है। पानी की कॉस्ट के ऊपर भी लोगों को शिकायत है कि पानी बड़ा एक एक्सपेंसिव है, महंगा है यहाँ सिंध प्रोविंस में, कराची में खुसूसी तौर पे, और उसकी अवेलेबिलिटी के भी जो है वो इश्यूज। फिर ऐसे ही जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में, क्लीनिंग के बारे में, इंसान। लेकिन उस साइड से ये है अच्छा, जहाँ आरिफ साहब हमें बहुत ज़्यादा गिला हुकूमत से रहता है, वहीं पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उससे भी एक कंसर्न मैं कहूँगा वो ये रहता है कि जो कन्वेंशनल मीन ऑफ ट्रेड्स थे आज तक, उनके ऊपर तो काम किया गया। जो कन्वेंशनल हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जिसमें चादर टाइप, कपड़ा टाइप चीज़ें आ जाती हैं, चावल वगैरह आ जाते हैं, लेकिन अनकन्वेंशनल मीन्स या जो मॉडर्न मीन्स हैं जिनके ऊपर दुनिया जा रही है, जैसे AI है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें फुकदान रहा है हमारे इन्वेस्टर का भी, और फिर जाहिर बात है मार्केट भी उस तरफ हम उसको नहीं लेकर जा पाए। जैसे हमारे पास इंडिया की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। डोंट यू थिंक कि हमारे इन्वेस्टर को भी नए मॉडर्न वेज की तरह सोचना चाहिए? उससे न सिर्फ उससे मदद मिलेगी जबकि हुकूमत को भी मदद मिलेगी और पाकिस्तान ज़्यादा फ्लरिश करेगा। ये आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, और इसके ऊपर फोकस होना चाहिए ज़्यादा। दो अभी हम ये देख रहे हैं कि इसमें ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है, और अभी जो नई जनरेशन है उसके ऊपर काफ़ी तवज्जो भी दे रही है, बहुत सारे इदारे भी इस पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा इसके ऊपर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जिस किस्म की जो है वो क्वांटम जो है और मुल्कों ने अचीव कर लिया है, पाकिस्तान बहुत जल्द जो है ये अपने इस क्वांटम को जो है वो बढ़ाए, और वहीं से आई थिंक रियल रिलीफ जो है वो आना होगा। पर्टिकुलरली हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट से प्रॉब्लम उसी से हल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस बारे में एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड भी कर रहा है HEC। इसके ऊपर हमने इसके बाद सेगमेंट भी करना है, इस पर बात भी करेंगे कि किस तरह से इन्वेस्टर जो हैं आके वो डिफरेंट स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट IT के अंदर जो है पाकिस्तान को आगे लेकर जाया जा सके। आरिफ साहब, आपने कहा कि बहुत सारे मसले भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हमारी इकॉनमी जो है वो हम बड़ी बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो ये इंटरेस्ट रेट को कम किया है, उसके बाद कहते हैं कि महंगाई बहुत कम हो गई है, करंट अकाउंट जो है हमारा वो भी सरप्लस रहा है। तो ये इंडिकेटर्स आपको लगता है इन द लॉन्गर रन बेहतर हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए, या फिर कारोबारी बिरादरी के लिए? जी देखिए, अभी साल 1.5 साल पहले जो है वो पाकिस्तानी मईशत के हालात बहुत ख़राब थे। हम ये बहुत डिफॉल्ट के करीब थे, और मुसलसल रुपए की कदर जो है वो गिर रही थी। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हो गया था, हमने 38% तक का देखा। लेकिन अब वो आशारिये जो है वो बेहतर हुए हैं। मतलब ये आप 1.5 साल से जो है वो डॉलर के अगेंस्ट स्टेबल है, और इन्फ्लेशन जो है वो अभी 4% पे आ गया है, और इंटरेस्ट रेट तो पॉलिसी रेट 22% होता था, वो 12% हो गया है। तो यूं ये कहते हैं कि
गवर्नमेंट के फाइनेंसेस में बेहतरी आई है, या हम ये कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो बिजनेसेस हैं वो रिवाइव नहीं हुए। तो बिजनेसेस रिवाइव नहीं हुए तो आम आदमी जो है वो ये कहता है कि भाई मेरे लिए एक बड़ा आम शोबा रियल एस्टेट का है। आरिफ हबीब साहब, क्योंकि वक्त कम है, मैं जरा आपकी इजाज़त से इस पे आपकी राय चाहता हूँ। आप खुद भी ओबियसली उसके अंदर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आपकी कंपनी भी काम कर रही है। कुछ लोग, चूँकि 2023 इज बी द वर्स्ट ईयर फॉर रियल एस्टेट, देन 2024, अब रिसेंटली जो कुछ टैक्स के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके अंदर ऐसा लगता है कि मजीद इसके ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा इस मार्केट के ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? जो इसका काम करने वाले हैं वो सारिफीन को ये कह रहे हैं कि नहीं, इस तरफ आइए, इट्स गोना बूम इन 2025-26 और ग्रोथ के चांसेस भी पाकिस्तान में बहुत मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम जो हकीकी पिक्चर है वो कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। तो क्या आपको ये सेक्टर ग्रो करता नजर आता है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी इसके स्टेक्स हैं इसके अंदर? आई थिंक ये इस साल के शुरू होते ही जो है इसमें रियल एस्टेट में कुछ अपटिक है, अपटिक कुछ डिमांड में भी है और प्राइस में भी जो है वो अपटिक है। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक टास्क फोर्स बनाई है, वो टास्क फोर्स जो है इस पे काम करेगी कि क्या और सहूलियात दी जाए ताकि रियल सेक्टर की जो है वो मजीद डेवलपमेंट हासिल। उसके लिए ज़ाहिर है जो रेगुलेटरी मैटर्स हैं उसको भी, और टैक्सेशन के जो इशूज़ हैं वो भी, और एक्सेस टू इशूज़ हैं उसके बारे में काम हो रहा है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट जो है उनकी उस कमेटीज़ की और टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन को वो इम्प्लीमेंट करेगी, तो इसमें जो है वो बेहतरी एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। आरिफ साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे? फाइनल क्वेश्चन, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट की बात हो रही है? जी, आई थिंक डेफिनेटली इट इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। ठीक है, थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, ताजिर इंडस्ट्रियलिस्ट, और बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं और जो मुलाकात हुई, और बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना उनको डेफिनेटली इस तरफ आना चाहिए। नहीं, वो ऑब्वियसली ऑन द ग्रैंड हाउसिंग सोसाइटी, सो यू वुड से इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, वो कहेंगे इस तरफ, लेकिन आपने सोच समझ के करना है। हमारा काम ऑब्वियसली एक्सपर्ट से बात करना। दूसरी जानिब ये है कि सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ शिकायतों पर नाराज होने के बजाय मैकेनिज्म भी देना चाहिए। मेरा गिला यहाँ पे ये है कि मीटिंग्स होती हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बैठते हैं, खाने चलते हैं, उसके बाद गिले शिकवे भी होते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता ना, कब से खा रहे हैं खाने, आप बस करें, आपको प्रैक्टिकली भी कर लें। तो पाकिस्तान में कराची हमारा फाइनेंशियल हब है, उसकी बेहतरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट या किसी से कंपेयर करना शायद थोड़ा ऑफेंड कर देता कि फलां चीफ मिनिस्टर की जगह हमें फलां मिल जाए। तो हमने आपको आगाह किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली जाएं या ब्रेक लेके? हम डायरेक्टली जाते हैं। हम बात करते हैं हायर एजुकेशन कमीशन की, जिसका जिक्र हमने पिछले सेगमेंट में भी किया था कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक मुनफरिद और शानदार सरमायाकारी इवेंट मुनक्किद करने जा रहा है। एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है वो नौजवानों के लिए भी जो डिफरेंट स्टार्टअप्स शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए भी, और उसमें एक फरीक जो है आप ये कह लें कि हमारी गवर्नमेंट भी होगी कि वो भी किस तरह से आके लोगों को फैसिलिटेट करती है। 4 फरवरी को ये मुनक्किद होने जा रहा है इवेंट, और इस इवेंट में 50 से ज़ायद स्टार्टअप्स शिरकत करेंगे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और यूनिवर्सिटीज़ में कायम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए सामने आए हैं। बिल्कुल, इनमें से 30 स्टार्टअप्स वो हैं जिन्होंने HEC के इससे पहले जो कहना चाहिए कि फंड है उससे फंडिंग भी हासिल की है, और उसमें सबसे ज़्यादातर जो नौजवान तालिब इल्म है वो शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन HEC मौजूद हैं। फर्दर हम उन्हीं से पूछते हैं, डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, यू नो हिम, पूछते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है, ये किस जानिब जाएगा, फ्यूचर क्या इसका है, और क्या पाकिस्तानी यूथ को इसमें इन्वॉल्व होता और इंटरेस्ट लेता, देखते हैं या नहीं देखते। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम जी, ग्लैड टू हैव यू सर, गुड मॉर्निंग। सेम हियर, थैंक यू। गुड टू सी कि हमारा जो बड़ा कलीदी इदारा है HEC वो इस जानिब आ रहा है। थोड़ा सा आप हमारे लिए इस प्रोजेक्ट को हमारे सामने रखिए, प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करें? ये 15 साल पहले, क्योंकि जैसे जैसे हम इवाल्व हुए, हायर एजुकेशन कमीशन ने मुख्तलिफ इकोसिस्टम जो एजुकेशन का पर्टिकुलर हायर एजुकेशन में काम करना शुरू किया, तो नेचुरली रियलाइजेशन होगी कि हमारी इतनी तादाद में बच्चे हैं और कोई गवर्नमेंट, कोई अदारा ऐसा नहीं है जो इतनी जॉब्स क्रिएट कर सके। वी बेटर शिफ्ट फ्रॉम बिगिनिंग टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ जॉब रादर देन सीकिंग ऑफ जॉब। ठीक, तो हमने इसेंशियल कर दिया है एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट फॉर ऑल फील्ड्स, मतलब एग्रीकल्चर में भी, मेडिसन में भी, इंजीनियरिंग में भी, आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, बिजनेस, कि ये सब्जेक्ट तो ज़रूर पढ़ें बच्चे बच्चियाँ, ताकि उनको एक वहाँ से एक कंसेप्ट दिया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं बेसिकली।
इसी को देखते हुए फिर हम 2021 में जब हम वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे थे लोन का एक $400 मिलियन का, उसी में हमने इन्वेस्टर्स सीड फंड्स का कॉन्सेप्ट दिया और हमारी यूथ को हमने ओपन कंपटीशन करवाया और यहाँ के लोकल जो इन्वेस्टर थे उनको बिठा के उनमें से सिलेक्ट किया। तो 43 जो है प्रोजेक्ट विन हुए थे, जिन हर एक को हमने तकरीबन $35,000 की मद में सीड फंड दिया कि ताकि वो जो उनका कॉन्सेप्ट है उसको रियलिटी की तरफ लेके आएँ। फिर पिछली जब केयर टेकिंग गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने टर्निंग यूर ड्रीम इनटू रियलिटी में तकरीबन 500 बच्चों को हमने पूरे पाकिस्तान से पिक किया 2 फेजेस में, और फिर नस के अंदर बाकायदा उनकी सारी रन थ्रू पूरे स्टेजेस से कराया, उनको ट्रेनिंग दिलवाई, उनको आइडिया जब प्रेजेंट करने की तरबियत दी, फिर उनको उनके जो आइडिया थे उनको पिच करवाया इन्वेस्टर के सामने। तो उसमें से भी जो लोग विन किए थे उनको कुछ लोगों को जो टॉप के थे उनको 1 मिलियन तक की सपोर्ट दिया गया और फिर $500,000 प्राइस मनी दिया। ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स थे या स्टूडेंट्स जो सामने आए थे अपने स्टार्टअप्स को, वो आईटी से रिलेटेड नहीं मुख्तलिफ थे हर किस्म के, लेकिन नेचुरली इस वक्त आईटी बज़वर्ड है और मार्केट भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो आईटी की बहुत ज़्यादा है इसमें। और अब तो आस्ता आस्ता एआई और इसके ब्लेंडेड न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में बच्चे बच्चियाँ बड़े स्मार्ट हैं, वो लेके बहुत अच्छे आइडिया आ रहे। तो कहने का मकसद है शुरू में हमने इकोसिस्टम बनाया, फिर यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर को उनके सामने, फिर हमारी मुलाकात हुई हेड ऑफ दिस एंजल ग्रुप है इन्वेस्टर का जो G20 कंट्री का बनाया हुआ है, और वो अपने उस इंटरनेशनल लेवल पे हम उनको यहाँ बुलाया, उनके हेड को अपनी यूनिवर्सिटियों से मिलाया, और उसके बेस पे हमारी यूनिवर्सिटियों की ज़रा कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर हमारी यूथ ने भी आगे बढ़ा। तो ये जो इवेंट है जिसको आइस का नाम दिया है इन्वेस्टर कनेक्ट इवेंट 2025, जो इंशाल्लाह 4 तारीख को हो रहा है, बाहर से बहुत से अच्छे इंटरनेशनल इन्वेस्टर को हम बुला रहे हैं। मकसद ये है कि हमारी यूथ का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो अगले स्टेप की तरफ जाएं, और फिर उसके मुताबिक मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी हमारे लोग जब कंपटीशन होता है, इनोवेशन पे कुछ होता है, तो माशाल्लाह पाकिस्तान की यूथ दे आर ऑलवेज एट दी वो जो आता है। डॉक्टर साहब बेसिकली आप कह रहे हैं कि हमने अभी शुरू किया एंटरप्रेन्योरशिप, पढ़ा भी रहे हैं। नहीं, शुरू अभी नहीं किया, 15 साल पहले से बेसिकली। तो अभी तक वो कॉन्सेप्ट डेवलप क्यों नहीं हुआ फिर उस तरीके से? हम उतने एंटरप्रेन्योर्स पैदा क्यों नहीं? अभी भी हमारी जो जॉब मार्केट है, क्योंकि अक्सर जब तस्करा आता है इतने अनएम्प्लॉयड लोग हैं। आपसे कुछ देर पहले हम यूट्यूबर से बात कर रहे थे, वो अपना यूट्यूब चैनल करें, लेकिन obviously that's not something that you call a business. It's something that happened somehow. That is business. नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वो खुद रो है ना, उसमें हुकूमत की कोई सपोर्ट या कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी तालीम नहीं है। If you talk about the culture as an entrepreneurial, like इतने ज़्यादा entrepreneurs आ रहे हैं, या अभी हमारे अगर स्टूडियो में 10 बच्चे बैठे हैं, उनसे आप पूछे तो उनमें से 8 जॉब करना चाहेंगे, इनफैक्ट जॉब कर रहे हैं। इशू ये ना कि हमारा अपना इंटरनल इकोसिस्टम की बात करें ना, तो हमारी कंफ्यूज तो है ना हर तरफ, हर कोई मिसट्रस्ट कर रहा है एक दूसरे पे। जरा नेशन तो बने, हर चीज़ है हमारे पास। और जो आप कह रहे हैं ना कि यूट्यूबर जो काम कर रहा है वो ऐसे नहीं काम कर रहा। गवर्नमेंट ने आपको पूरा सिस्टम बना के, जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी चीज़ें हैं पाकिस्तान में आई हैं, जिसके बेस पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पहले क्यों नहीं हुई थी? बस 15 साल का फिर इसका क्रेडिट तो नहीं, 4 साल तो यूट्यूब बंद ही रहा है सर, 2015-16 तक तो बंद ही रहा है। कभी हम विक्टिम रहे हैं, कभी अच्छी चीज़ें भी देखना। नहीं, कहने का मतलब ये कि अच्छी चीजें हैं डेफिनेटली, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम वो जो एंटरप्रेन्योरल कल्चर है कि सब लोग, जैसे चीन के अंदर है, जैसे अब भारत के अंदर हो रहा है। चीन ने 40 साल में टर्न अराउंड किया ना, वो कौम बनी। आप बन जाए कौम तो आपको तो शायद आधे टाइम में पूरा टर्न अराउंड कर सकते हैं। हम कौम बनने दें ना, हम तो अभी आप एक सेगमेंट कर रहे थे तो देख लें हम क्या क्या कर रहे हैं। 15 साल पहले ये जो शुरू हुआ, यूनिवर्सिटीज के अंदर माशाल्लाह बहुत ज्यादा हमारी मल्टी मिलियंस की बच्चों ने कंपनियां बनाई हुई हैं इस वक्त यूनिवर्सिटीज के अंदर। जो हमने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, जो और एक सामने क्रिएट किया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अब मेजॉरिटी बच्चे जो फ्यूचर यंग जनरेशन है, ठीक है, जो कुछ पुराने कल्चर है हमारा कि जी सरकारी नौकरी और पक्की नौकरी होनी चाहिए, पेंशन वाली, वो तो अब होनी नहीं। अब तो सरकारी नौकरी छोड़ के यूट्यूब कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इस वक्त। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हैंड एंड स्किल बच्चे सीख जाएं, वो ग्रेजुएट से ज़्यादा कमा सकते हैं। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में जो विंडो है अपॉर्चुनिटी, वो सर्विस इंडस्ट्री में। ठीक, अगर हमें अपनी यूथ उस, और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर फिर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम नेप्टा के तहत बाकी जो स्किल बेस हम एजुकेशन लेके आ रहे हैं, टाइम लगता है उस तक। अच्छा, पाकिस्तान का एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, आपकी एफर्ट तो बड़ी कमाल है, आई बिलीव के लोग आए, ट्रस्ट भी करें, यूथ कनेक्ट भी करें और कुछ प्रोजेक्ट आगे बढ़े भी, लेकिन हमारी ऑफन जो हमारी अपनी प्रोडक्शन है चीज़ों की, जो जिससे एंटरप्रेन्योरशिप आपकी डायरेक्टली जिससे कनेक्टेड है, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो थोड़ी सी फॉरेन डिपेंडेंट ऐसे हो जाती है कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहें तो उसमें हमारी बिजली महंगी,
ठीक है, या बिजली हमारी इससे पहले चूंकि इंपोर्टेड बिजली है जो हम बनाते हैं वो महंगी हो जाती थी, या अगर कोई कंपोनेंट भी हमें चाहिए, जैसे गाड़ियां हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की सेल्फ पाकिस्तान की मेड गाड़ियां नहीं है, हम बाहर से लाते हैं सामान और असेंबल करते हैं, पार्ट्स लाते हैं और असेंबल करते हैं। तो इस सिलसिले में डोंट यू थिंक एक पूरा मैकेनिज्म तब्दील होने की जरूरत है? क्या इस पर भी काम हो रहा है? काम हो रहा है, और इस वक्त बहुत से थिंक टैंक बैठ के गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज को रिव्यू करा रहे हैं और उसमें बेहतरी की तरफ ला रहे हैं। मेरा जो एरिया ना, जो जिसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यूथ के लिए बेसिकली। जो आपने बताया बिल्कुल, हम अगर आप कहें जी कि हम इंडस्ट्री में इस वक्त देखें ना, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इस वक्त सफ़र कर रही है, बाकी चीज़ें कर रही हैं, क्योंकि हम compete नहीं कर सकते, हमारी लेबर कास्ट बहुत हाई है, हमारा इनपुट की कंटिन्यूटी और सस्टेनेबल सप्लाई की रिस्क पे है, पावर की कास्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो हम compete ही नहीं कर सकते। फिर हमारे साथ अच्छा एक जॉइंट को लेकर चाइना बैठा हुआ है। हाँ, मेरा सवाल हमारी सर्विस इंडस्ट्री है जो जिसमें से आप अब मेक थ्रू कर सकते हैं, और उसमें अगर वो जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर हमारी यूथ ट्रेनिंग ले ले, उसको स्किल मिल जाए, और हम एक इकोसिस्टम बना दें जिसमें स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह उसके मसले हो, तो बिग ब्रेक थ्रू। अच्छा, एक हमारी जो सर्टिफिकेशंस या डिग्रीज हैं इंटरनेशनली, इनको हमेशा से एक चैलेंज का सामना रहता है। जो हमारा मास्टर्स भी, ये अब से पहले भी हमने बाहर डिस्कस किया है, लेकिन मसला अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या हम अब जो सर्टिफिकेशंस, जो डिग्रीज, जो एंटरप्रेन्योरशिप हम पढ़ा रहे हैं, ये इंटरनेशनली क्लेमेबल है? हमारे बच्चे जाके लंदन के अंदर, यूके के, यूएस के अंदर कर सकते हैं? आप माइंड ना कीजिए, ये परसेप्शंस है। अच्छा, पता नहीं, हम ये चीज़ ज़्यादा बिकती है मार्केट में, इसमें हर बंदा विवाद करता है, वरना आपने भी पढ़ा है, आपकी भी डिग्रियां रिकग्नाइज हैं, और पाकिस्तान की डिग्री को बड़ी वैल्यू दी जाती है, इंटरनेशनली बिल्कुल दी जाती है। और अभी माशाल्लाह, मैं तो बार बार कहता हूँ कि अपनी यूथ पे बिलीव करना सीखो। आपको पता है यूरोपियन यूनियन हर साल स्कॉलरशिप देती है इंटरनेशनल लेवल पे, ओपन कंपटीशन होता है। 3 साल से लगातार पाकिस्तान इज नंबर 1, सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप हमारे बच्चे विन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक तो उनके अंदर पोटेंशियल है, इसमें दूसरी राय नहीं है, दूसरा एक इस सिस्टम इवॉल्व हुआ है ना जिसमें लर्निंग हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस इवेंट के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, जिसका जिक्र पहले भी हम कर रहे थे कि जो इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली पाकिस्तान के, वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हमें इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। क्या इस स्टार्टअप्स के अंदर या नए बच्चे जो काम करें, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसके अंदर उनका इंटरेस्ट है? वो आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। ओके। और मैं चाहूँगा कि बल्कि आपके टीवी चैनल से किसी वक्त प्रोग्राम बनाए, इवन यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में, कराची तो बहुत बड़ी मार्केट है, लाहौर बहुत बड़ी मार्केट है, पिंडी इस्लामाबाद में लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हुई हैं, और सैकड़ों की तादाद में नई कंपनियां इमर्ज हो रही हैं, और डेफिनेटली ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर है, सॉफ्टवेयर में अंदर है, टूल्स के अंदर है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो बहुत काम हो रहा है इस पे। और मतलब आप इधर सिर्फ I9 पे चले जाए ना, कमर्शियल जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज बंद हो गए, ये और इसी तरह की ना कन्वर्ट हो रही हैं जहाँ पे इनोवेशन की जा रही है, जहाँ पे इंक्यूबेशन की जा रही है, उनकी ग्रेजुएशन कराई जा रही है, उनको मार्केट में लाया जा रहा है, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े इदारे हैं, जारी बात है बहुत अच्छे इदारे भी हैं हमारे पास, 269 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत काम करें, लेकिन आपने जैसा कि कहा कि दुनिया में नई चीज़ें इमर्ज हो रही हैं, तब्दीली हो रही है, क्या हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को और ख़ास तौर पे हमारे जो टीचर्स हैं उनको इस हवाले से ट्रेन कर लिया है कि नए सब्जेक्ट जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हम पढ़ा रहे हैं, उसमें फिर एग्रीकल्चर भी आ रहा है, उसमें IT भी आ रहा है, दीगर शोबे भी आ रहे हैं, तो हमारे इदारे किस हद तक इस वक्त इक्विप्ड हैं या इस पर किस हद तक काम हो रहा है? देखें, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है ना, तो आई कैन वेरी फ्रैंकली टेल यू दैट हमारे पास माशाल्लाह हायर एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूँगा, मैं ओवरऑल नहीं बात कर सकता। हायर एजुकेशन के अंदर हमने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अपनी यूनिवर्सिटियों को प्रोवाइड की है। इस वक्त तकरीबन आप यू नेम इट एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन आवर यूनिवर्सिटी सिस्टम। टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है। रिसेंटली अभी हमने वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट का एक मेजर कंपोनेंट टोटल टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर दिया। स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर बन गए हैं पाकिस्तान में, एक तो काम भी कर रहा है लाहौर वाला, कराची वाला अगले 6 पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं, UET लाहौर में लगाया, अच्छा UET, और दूसरा NED में लगाया कराची में। अच्छा, और उसके अंदर हमने जो कैपेसिटी बिल्ड किया है, हम इंशाल्लाह अगले 15 से 20 साल तक की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। जो कंप्यूटिंग पावर है वो इतनी ज़्यादा हमने फैसिलिटेट किया है कि पूरे पाकिस्तान की कंप्यूटिंग पावर की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जहाँ पे आप ब्लॉक सिस्टम में जितनी मर्जी एक्सपैंड कर सके उसको, ठीक है, 480 रैक तक जा सके। बट स्टिल पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा IT के अंदर काम करने की जरूरत है। अगेन अगर हम भारत की बात करें, वहाँ की IT सर्विसेज देखिए वो कहाँ पर है। भारत से ज़्यादा बिजनेस शिफ्ट हो रहा है, बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान में शिफ्ट हो रही हैं।
और ये चीज़ें अच्छी हैं, इनको भी दिखाना चाहिए। वो इसलिए कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी की बात है, अगर उनको कम कॉस्ट मिलेगी तो वो आएगी। देखें जो भी है ना, हमारे मसले हैं ज़रूर, लेकिन जो बंदी हमारे काम करेगी तो वो कमाल करेगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तानी कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, एक और बात भी बताइए, एक तो हम थ्योरेटिकल बात करें, आपने कहा एसेंशियल कर दिया है कि आपने एंटरप्रेन्योरियल टेक्निक्स पढ़नी है। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि क्या सिखाया भी जा रहा है, उसमें क्या है। वो इवन टेक्नो पार्क्स का भी कंसेप्ट आ रहा है, आस्ता आस्ता इमर्ज हो रहा है। और हर यूनिवर्सिटी में जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं, बेसिकली वही है कि वो सबको इकट्ठा करते हैं, आईटी का स्टूडेंट, बिजनेस का स्टूडेंट, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट, मेडिसिन का स्टूडेंट मिलकर कंपनियां बनाते हैं। और फिर जो उनके मेंटर हैं वहाँ पे, जो उनका सिस्टम है, वो उनको बताता है कि कैसे कंपनी काम चलती है। उनको स्पेस दी जाती है कि आप आके लैपटॉप लेके बैठ जाएं और इसके बेस पे अपनी कंपनी को चलाएं। और वो उनकी मेंटरिंग करते हैं जब तक वो ग्रेजुएशन भी नहीं आते। जब ग्रेजुएशन आती है तो वो मार्केट में आ जाते हैं। तो ये सब यूनिवर्सिटी तकरीबन आज बड़ी, ये जो ICE है आपका जो इवेंट है, इसके क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है नेचुरली, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बताना है कि हाउ मच पोटेंशियल वी हैव इन पाकिस्तान, और हमारी यूथ कितनी पोटेंशियल वाली है, और उन्होंने क्या क्या कमाल के प्रोजेक्ट बनाए हैं इस वक्त, और वो इंशाल्लाह उससे ज़रूर मोटिवेट होंगे। और उसके बाद ये है कि अपनी यूथ को ये कॉन्फिडेंस देना है कि आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट, आप बढ़ें आगे। मार्केट किस तरह से कर रहे हैं फिर आप इस इवेंट को? मार्केटिंग हमारे अलावा नहीं, आपके अलावा भी, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। अगर ये प्लेटफॉर्म मौजूद है तो ये पहुंचना बहुत सारे चाहिए। मीडिया ने इस पे आर्टिकल लिखे गए, ऑब्जर्वर में आया है, ऑलमोस्ट इस तरह है। इसके अलावा हम अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए इसको चला रहे हैं कैंपेन। हमारी जो वेब बेस कम्युनिकेशन है उसमें इसमें आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी अवेयरनेस। पॉइंट आ गया जहन में हमारा, उमूमी तौर पे जब बात करते हैं इस्लामाबाद, लाहौर या कराची तो फोकस रहता है। KP एंड बलूचिस्तान, वहाँ पे भी टैलेंट ओब्वियसली इतना ही है, यू नो बेटर देन मी, उन पे भी इतना ही फोकस है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी है। शुरू से कहता हूँ कि पाकिस्तान डेवलप नहीं हो सकता जबकि हर पार्ट ऑफ पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी नहीं है। GB एंड कश्मीर भी इसमें सब, GB, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान सब उसमें नेचुरली, बलोचिस्तान, सदरन पंजाब, इंटीरियर सिंध, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह पहुंच रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं करता कि आप 4-5 शहरों को फोकस करें। मैं तो, मेरी तो बिल्कुल शुरू से ये है कि पाकिस्तान ने अगर डेवलप होना है तो पूरे पाकिस्तान ने होना है। ऑफ कोर्स, अगर बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है तो हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारा एक पार्ट कामयाब नहीं हो सकता दूसरे के साथ में। बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू, ऑलवेज ग्रेट टू सी यू। अच्छा लगता है बात करना, पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव खबर है। डॉक्टर साहब सेड, हम बिल्कुल हम चाहते हैं, हम तो ऐसी खबरें करते रहें और ऐसी सपोर्टिव न्यूज़ हमें मिले। आप भी ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए इस इवेंट के अंदर। HEC की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ साथ फिर आप अपने तौर पर आइडियाज़ को लेकर आइए, स्टार्टअप्स में अभी इन्वेस्ट कीजिए। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत देर से शुरू हुए और बहुत आगे निकल गए स्टार्टअप्स को लेकर। सो इट्स अ ब्राइट फ्यूचर। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।